यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने अष्टम अनुसूची जो है इसका अध्ययन किया। फिर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 का हमने अध्ययन किया। आज जिस टॉपिक का हम लोग जो है अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है राजभाषा अधिनियम 1967, ठीक है। अभी ये जो अधिनियम है अथवा ये जो अमेंडमेंट है, ये क्या कहता है अथवा इस एक्ट में राजभाषा के संबंध में क्या कहा गया है, इसके क्या उपयोग है अथवा किस तरह से भाषा का हम लोग राजभाषा के तौर पर उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे विस्तार रूप से कहा गया है, ठीक है। तो अभी मैं एक एक वाक्य पढ़ती जाऊंगी और उसका विश्लेषण में करती जाऊंगी, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो आप 94 पेज नंबर पर देख सकते हैं। तो आज के क्लास में जो है हम लोग ये जो अधिनियम है इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समय समय पर संसद में और संसद के बाहर अहिंदी भाषियों को राजभाषा संबंधी जो आश्वासन दिए थे तथा तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सन 1963 में राजभाषा संबंधी जो विधेयक प्रस्तुत किया था, इन सब को मूर्त रूप देने के लिए संसद ने 1967 में एक नया राजभाषा संशोधन नियम पारित किया। तो आपको तो पता है कि पिछले क्लास में जब हम ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारे जो उस वक्त के गृह मंत्री थे जवाहरलाल, माफ कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उन्होंने एक बिल पास किया था। उस बिल में ये लिखा था कि जैसे कि हमारे संविधान में लिखा था कि हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 15 साल तक हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, फिर बाद में हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन 15 साल गुजरने के बाद भी हिंदी भाषा में उतनी तरक्की नहीं हुई थी अथवा उतना विकास नहीं हो पाया था। तो उसकी वजह से ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्होंने ये कहा था कि और थोड़े साल के लिए हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा जो सरकारी कामकाज है वो अच्छी तरह से आगे बढ़े। तो जो उन्होंने 1963 में जो बिल पास किया था उसको हमारे संसद में अथवा हमारे पार्लियामेंट में जो है उसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि 15 साल के बाद यानी 1965 के बाद बहुत सारे भाषा के ऊपर बहुत सारे विवाद होने लगे। जो अहिंदी भाषाई जो राज्य थे वो हिंदी भाषा का विरोध कर रहे थे। वो हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ एक तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे अथवा उनकी जो राज्य की भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है, उसके द्वारा वो सरकारी कामकाज करना चाहते थे। तो ये सब कुछ भाषा के ऊपर जितने भी समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी उसका समाधान करने के लिए 1967 में जो है एक नियम बनाया गया अथवा एक अमेंडमेंट जो है जिसको हम लोग अधिनियम बोलते हैं उसको पास किया गया, ठीक है। तो इस अधिनियम में अथवा इस बिल में क्या लिखा है तो यहाँ पे उन्होंने विस्तार रूप से कहा है। इस विधेयक को 17 नवंबर 1967 में लोकसभा में विचारार्थ रखा गया। देखिए अभी ये जो अमेंडमेंट है 1967 का यानी 1967 को जो इन्होंने एक बिल बनाया था वो हमारे पार्लियामेंट में इन लोगों ने क्या किया, 17 नवंबर को वो पार्लियामेंट में ये जो बिल है वो रखा कि उसको पास करना है या उसको खारिज करना है अथवा उसका विरोध करना है। तो ये जब बिल रखा गया संसद में तो उसके ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श हुए। विचारार्थ का अर्थ होता है विचार विमर्श होना, यानी अपने जो विचार है वो व्यक्त करना इस बिल के बारे में। तो आपको तो पता है कि संसद में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं,
अगर कोई भी बिल सामने रखा होता है तो उसके अनुसार उनको जो ठीक लगता है, भविष्य के अनुसार उनको जो विचार आते हैं, उसका वो लोग क्या करते हैं, वहां पे तर्क वितर्क करते हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, एक डिबेट भी रखते हैं, अपने जो विचार है वो व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे यही बात हुई है कि ये सब कुछ भाषा के ऊपर समस्या देखने के बाद एक अमेंडमेंट जिसको अधिनियम कहा गया है, वो 17 नवंबर 1967 में पार्लियामेंट में रखा गया कि इसके ऊपर जो है विचार करें। लोकसभा ने इसे 16 दिसंबर 1967 को पारित कर दिया। अभी जो 17 नवंबर को जो एक अधिनियम अथवा एक अमेंडमेंट जो रखा था संसद में, वो लोकसभा द्वारा 16 दिसंबर को ये पास हो गया। ठीक है, यहाँ पे पारित कर दिया का अर्थ ही होना है उसको स्वीकार करना अथवा उसको जो है सम्मति देना कि ये जो अमेंडमेंट है अथवा ये जो नियम है वो अच्छा है। तो बहुमत के हिसाब से संसद जो है वो चलता है। तो उसी तौर पर बहुत सारे व्यक्तियों के विचारों को सुनने के बाद लोकसभा में 16 दिसंबर को 1967 में ही ये जो अमेंडमेंट है अथवा ये जो अधिनियम है उसको पास किया गया। राष्ट्रपति ने इसे 8 जनवरी 1968 में अनुमति दे दी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब लोकसभा द्वारा ये जो अमेंडमेंट है अथवा ये जो अधिनियम है उसको स्वीकार करने के बाद पार्लियामेंट में ये जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया। फिर राष्ट्रपति ने 8 जनवरी 1968 को अनुमति दे दी। अनुमति का अर्थ होता है कि ये जो अमेंडमेंट है उसको पास करने के लिए उन्होंने क्या है, अपनी रजामंदी दे दी। ठीक है, इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। अभी यहाँ पे ये जो विधेयक है यानी ये जो बिल है इसमें क्या लिखा है इसके बारे में इन्होंने सविस्तार से यहाँ पे विश्लेषण किया है। तो पहला पॉइंट देखिए, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी को उस समय तक सहभाषा का स्थान मिलता रहेगा जब तक कि अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत नहीं हो जाते। देखिए, अभी ये जो अमेंडमेंट है अथवा ये जो अधिनियम है 1967 का, उस अमेंडमेंट में अथवा उस बिल में ये लिखा था कि अंग्रेजी जो है वो सरकारी कामकाज के लिए वैसे ही बनी रहेगी। यानी उसका उस भाषा का प्रयोग हम लोग तब तक करेंगे जब तक ये जो अहिंदी व्यक्ति है अथवा अहिंदी राज्य है हिंदी को राजभाषा स्वीकार नहीं करते, तब तक अंग्रेजी भाषा में ही जो है सरकारी कामकाज चलता रहेगा। ऐसा इस अमेंडमेंट में लिखा है। जिन राज्यों ने हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए अपना लिया है उनके साथ तो केंद्रीय सरकार का पत्र व्यवहार हिंदी में होगा, किंतु जिन राज्यों ने हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए नहीं अपनाया है उनके साथ पत्राचार अंग्रेजी में होगा। तो देखिए, तो इस अमेंडमेंट में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जिस हिंदी राज्यों ने हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर स्वीकारा है वो क्या कर सकते हैं, हिंदी भाषा में अपने जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो कर सकते हैं और सरकार भी उनको जो प्रति उत्तर में हिंदी में ही जो है अपने डिसीजन कहिए अथवा अपना जो सम्मति है वो सब कुछ वो हिंदी में ही अपना कामकाज करेंगे करके कहा है। लेकिन जब अहिंदी राज्यों की बात आती है तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अहिंदी राज्य जो है वो अंग्रेजी में अपना सरकारी कामकाज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार जो है यानी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके साथ अंग्रेजी में ही कामकाज करने के लिए अथवा उनके साथ वार्तालाप करने के लिए उनके साथ संबंध बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का वो प्रयोग करेंगे। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने वाला राज्य जब किसी ऐसे राज्य के साथ पत्राचार करेगा जिससे हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए नहीं अपनाया है, तब हिंदी पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए कि जो राज्य भाषा जिसकी हिंदी है यानी जिस राज्य की हिंदी भाषा है
वो अगर किसी अहिंदी राज्य के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है अथवा कुछ वार्तालाप करना चाहता है, तो अपना जो पत्र व्यवहार है वो हिंदी में कर सकता है, लेकिन हिंदी के साथ करते हुए उसका जो अनुवाद है वो अंग्रेजी में होना बहुत जरूरी है। यानी जो अहिंदी राज्य है, अगर आप उसको हिंदी में पत्र व्यवहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो है एक पत्र जो वहां पे रहना चाहिए जिसमें अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया होना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को न अपनाने वाले राज्य के लिए अंग्रेजी में लिखे पत्र के साथ हिंदी अनुवाद भेजने की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा है कि जिस राज्य ने हिंदी भाषा को अपनाया है, जो राज्य हिंदी भाषा में अपना सरकारी कामकाज करना चाहता है अथवा पत्र व्यवहार करना चाहता है, वो हिंदी में कर सकता है, लेकिन उसको वहां पे एक कंडीशन है कि अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके अहिंदी राज्यों को भेजना बहुत जरूरी है। लेकिन जब अहिंदी राज्यों की बात आती है, जैसे कि हमने कहा कि अथवा हमको ज्ञान है कि उनको हिंदी नहीं आती, तो अपना जो पत्र व्यवहार है वो अंग्रेजी में वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है अथवा ये कंडीशन नहीं है कि उनको वो जो अंग्रेजी में पत्र व्यवहार किया हुआ है उसको हिंदी में अनुवाद करना जरूरी है। यानी यहाँ पे ये तात्पर्य है कि उनको यह जरूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी पत्र व्यवहार को हिंदी में अनुवाद करे अथवा ट्रांसलेट करे। वो सिर्फ अपना पत्र व्यवहार अथवा सरकारी कामकाज जो है वो अंग्रेजी के द्वारा अथवा अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही कर सकता है। केंद्रीय सरकार ने विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कंपनियां, निगम आदि आपसी पत्राचार में हिंदी पत्रों के साथ अंग्रेजी और अंग्रेजी पत्रों के साथ हिंदी अनुवाद भेजेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने ये निर्देश दिया है अथवा उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जितना भी भारत देश में सरकारी कामकाज होगा अथवा मंत्रालय में जितने भी कामकाज होंगे, न्यूज़पेपर में, कंपनियों में, निगम में, पत्राचार में, तो वहां पे वो जो पत्र के व्यवहार होते हैं, जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होना बहुत जरूरी है। यानी यहाँ पे इस अमेंडमेंट के अनुसार अथवा इस अधिनियम के अनुसार हमारे सरकार ने दो भाषाओं का स्वीकार किया है सरकारी कामकाज के लिए। एक तो हिंदी है, साथ ही साथ एक अंग्रेजी है। सरकारी संकल्पों, आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञापनों, प्रशासनिक प्रतिवेदनों आदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। तो सरकार के जितने भी विकल्प होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, वो यहाँ पे ये कहा गया है कि सरकार के जितने भी नियम, सूचना जो है वो हिंदी में भी उसका अनुवाद यानी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए उस नियम का हम लोग लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी होना बहुत जरूरी है, ताकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत देश ने हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर स्वीकारा है, तो हमारा जो भारत सरकार है वो अपनी राज कार्य जो है वो हिंदी भाषा में करेगा। लेकिन जो भी नियम होंगे, जो सूचनाएं होगी, जो भी विज्ञापनें होगी, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट जो भी होता है, वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद करना बहुत जरूरी है, ताकि भारत के हर एक वासी तक अथवा हर एक सदस्य तक सरकार के जो भी नियम हैं वो समझ में आने चाहिए। इसके लिए इस अमेंडमेंट में लिखा है कि सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करना बहुत जरूरी है। छठा पॉइंट, सरकार की ओर से किए गए करारों, संविदाओं आदि में तथा निविदा प्रपत्रों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों आदि में दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इस 6th पॉइंट में इस अधिनियम के अनुसार ये लिखा गया है कि
हमारे सरकारी कामकाज के लिए, जैसे जितने भी सरकार के करार होते हैं यानी एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे निविदा पत्रों का अर्थ होता है टेंडर फॉर्म्स। जितने भी लाइसेंस होते हैं अथवा अनुज्ञा पत्र यानी परमिट्स होते हैं, वो जो है वो दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए हमको क्या करना है, ये जो पत्र है उसका व्यवहार करना जरूरी है। यानी इस अमेंडमेंट के अनुसार हम ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि इस अमेंडमेंट के अनुसार यहाँ पे सरकार ने हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा दोनों का प्रयोग करते हुए सरकारी कामकाज जो है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कहा है। देखिए, जब ये बिल जो है अथवा ये जो अमेंडमेंट है पार्लियामेंट में जब रखा गया, तब इस नियमों से सभी सदस्य जो थे वो सहमत थे। यानी ये जो अमेंडमेंट में जितने भी पॉइंट्स लिखे थे, जितने भी करार हुआ था अथवा जितने भी विचार व्यक्त किया था, वो लोकसभा के जितने सदस्य थे मेजॉरिटी, उन्होंने इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया था। इसकी वजह से क्या हो गया कि 1968 में हमारे राष्ट्रपति ने इस अमेंडमेंट को जो है वो पास कर दिया और उसको सभी तरफ सर्कुलर करने के लिए अनुमति दे दी, ताकि ये अमेंडमेंट लिखने के लिए अथवा ये अमेंडमेंट पास करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अहिंदी राज्य जो है वो अच्छी तरह से पत्र व्यवहार कर सके और उनका मन रखने के लिए तथा उनको जो है एक सपोर्ट करने के लिए कि वो अपनी भाषा में तथा अपने सोइस्कर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उनको जिस भाषा में पत्र व्यवहार करना वो चाहते हैं, उस भाषा में वो सरकारी कामकाज करने के लिए उस भाषा का वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में यह सीखा कि अहिंदी जो राज्य थे उन्होंने बहुत विरोध किया था जब हमारे भारत देश ने ये स्वीकार कर लिया कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो अहिंदी व्यक्ति थे अथवा सदस्य थे, उन्होंने राजनीति के लिए, अपनी गद्दी हासिल करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे ये जो नेताओं लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया है, इस हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत सारे दंगे फसाद किए तथा हिंदी का विरोध करने लगे। और इसकी वजह से पूरे भारत देश में एक तनाव सा महसूस होने लगा था इस भाषा को लेकर। यानी हर एक राज्य में भाषा को लेकर बहुत टेंशन चल रहा था, दंगे फसाद चल रहे थे, विरोध चल रहा था। तो ये जो समस्याएं हैं उसको शांत करने के लिए अथवा इसका निदान निकालने के लिए ये जो अमेंडमेंट है अथवा ये जो अधिनियम है, राजभाषा अधिनियम 1967 का, ये इन्होंने क्या किया है, पास करवाया है, ताकि हमारे भारत देश में जो है वो शांतता ऐसे ही बरते तथा किसी व्यक्ति को जो है डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए अथवा कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए भाषा को लेकर। क्योंकि आपको पता है जितने भी दक्षिण भारत के जितने भी राज्य होते हैं उनको हिंदी आती नहीं है अथवा उनको हिंदी भाषा जो है वो पसंद नहीं है। तो हमारा जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की अधिकार है तथा उसका कर्तव्य भी है कि अपने विचारों को जो है वो सरकार के साथ वो व्यक्त करे। और हर एक भारतवासी को जो है उसका जो हक है वो दिलाने के लिए ये जो अमेंडमेंट है अथवा ये जो अधिनियम है वो पास किया गया, ताकि हर किसी को ये स्वतंत्रता मिले कि वो जिस भाषा का ज्ञान रखता है उस भाषा का प्रयोग करते हुए वो अपना सरकारी कामकाज जो है वो कर सके तथा हमारे भारत देश में शांतता निर्माण रह सके अथवा शांतता जो है वो हमेशा ऐसे ही बरते। इसकी वजह से ये जो अमेंडमेंट है वो हमारे सदस्य ने अथवा संसद के जो सदस्य होते हैं, सरकारी जो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया तथा हमारे राष्ट्रपति ने 8 दिसंबर 1968 को जो है
इस अमेंडमेंट को अथवा इस अधिनियम को जो है उन्होंने पास कर दिया अथवा पारित कर दिया, अथवा ये सभी भारत देश में लागू होने के लिए उन्होंने क्या कर दी, अपनी अनुमति दे दी। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इसके कुछ भी अगर डाउट्स है इसके संबंध में, तो आप मुझे हमारा जो ग्रुप है उसमें आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। अगर आपको कुछ और एक बार सीखना है अथवा उसका ज्ञान लेना है अथवा अध्ययन करना है, तो मुझे टॉपिक का नाम बता दीजिए। हम क्या करेंगे, एक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे। उस ऑनलाइन क्लास में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी। अगर कौन से भी, अगर हिंदी भाषा के ये जो विविध रूप हैं इसमें से कौन सा भी अध्याय अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, और एक बार जो है मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स है वो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं, ताकि जो है मैं आपके समस्याओं का जो है वो निदान कर सकूं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग जो है माफ कीजिएगा, राजभाषा नियम 1900 जो 1976 का जो लैंग्वेज रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर नेक्स्ट क्लास में ये जो राजभाषा नियम 1976 है, जब मैं ये खत्म कर दूंगी, तो हिंदी भाषा के जितने भी विविध रूप है, ये जो चैप्टर है अथवा ये जो अध्याय है वो यहाँ पे ही समाप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।